नमस्कार दोस्तों। जो पहली वीडियो था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो हमें सब परचेज करते हुए या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देते हुए जो प्रिकॉशंस लेना था, पहले पार्ट में हम लोगों ने चेन ऑफ टाइटल्स के बारे में डिस्कस किया, बाउंड्रीज के बारे में डिस्कस किया, शेयर होल्डर्स के बारे में डिस्कस किया, माइनर्स इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस किया, पावर ऑफ अटॉर्नी में जो प्रिकॉशंस लेने हैं। एक उसके साथ एक रह गया था कि विल वाली प्रॉपर्टी, कि अगर किसी ने किसी को विल किया और वो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट लोन दे रहे हैं, तो क्या होता है कि विल की बस आपको वकील ये देगा अपने रिपोर्ट में कि ये विल के अगेंस्ट मिला है। बट विल को लाइक जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी होता है या जो भी अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई लीज एग्रीमेंट हुआ है या सेल डीड हुआ है, तो उसकी कॉपी आप रजिस्ट्रार ऑफिस से चेक कर सकते हो। लेकिन बिल को वेरीफाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं अवेलेबल होता है। ये जरूरत पड़ेगी तब जाके सिर्फ कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। तो विल इज नॉट मैंने इजीली एक्सेसिबल। तो विल की प्रॉपर्टी में भी आपको ध्यान देखिए। और विल के साथ सबसे बड़ा बात होता है कि रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड विल हो, दैट कैन बी विड्रॉन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है डेथ होने के पहले प्लेन पेपर पे देके विड्रॉ कर दे। तो विल वाले प्रॉपर्टी में भी आपको ध्यान देने की जरूरत हो कि कल से कोई क्लेमेंट ना आ जाए, कल को ये केस न डाल दे कि फर्जी विल है या वे बिल विड्रॉ हो चुका था या दूसरा विल कोई एग्जीक्यूट हो चुका था। तो वो भी ध्यान देने की जरूरत है ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, ऐसी प्रॉपर्टी पे लोन लेते हुए। अब जो हम आ जाते हैं कि बाउंड्री से सेटिस्फाई हो गया, चेन से प्रॉपर्टी के टाइटल ऑफ चेन सेटिस्फाई हो गए, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास है और इसके साथ साथ उसमें शेयर होल्डर्स का कोई डिस्प्यूट नहीं है, शेयर आपका क्लियर है। देन एक नेक्स्ट चीज आती है म्यूटेशन। इसको के बारे में हम ज़्यादातर लोग इग्नोरेंट होते हैं। हम बस देख लीजिए कि जिससे प्रॉपर्टी लिया उसकी प्रॉपर्टी है, उसने बेनामा दिखाया, हमने वकील से चेक किया, ठीक है। लेकिन म्यूटेशन, जिसको पॉपुलर लैंग्वेज में फारसी वाले चलते हैं कि दाखिल खारिज, क्या होता है कि रजिस्ट्री तो एक कोई भी आदमी किसी को जाके रजिस्ट्री कर दिया, उसमें एक्चुअल ऑनरशिप या उसका जो सेल कर रहा है उसका टाइटल डीड है भी कि नहीं, जेन्युइननेस मैंने जेन्युइननेस को चेक नहीं होता उसमें। तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपका नाम चढ़े। तो उसको जो प्रोसेस होता है कि आपका नाम जो रजिस्टर्ड कराना होगा उसको म्यूटेशन या दाखिल खारिज बोलते हैं। तो जनरली एग्रीकल्चर लैंड में क्या होता है कि तहसील ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका रजिस्ट्री हुआ और तहसील ऑफिस में जाके तहसीलदार के पास आपका वो म्यूटेशन करते हैं, दाखिल खारिज करके। अगर कोई इशू नहीं है वो एक नोटिस देंगे और उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ तो आपके नाम रजिस्टर कर देंगे। तब आपका 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी लैंड के या प्रॉपर्टी के ऑनरशिप के लिए। एक तो पहला रजिस्ट्री, दूसरा म्यूटेशन और तीसरा आपका पोजीशन। तीनों में से कोई भी एक पार्ट मिसिंग है तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है। म्यूटेशन जो अर्बन प्रॉपर्टीज में कई बार इशू होता है कि म्यूटेशन कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जहाँ चेन का इशू हो जाता है। रजिस्ट्री का जान लीजिए कि एक आदमी उठ के कई बार सुने हो कि एक ही प्रॉपर्टी का 80 उसने बेनामा कर दिया, 80 लोग, और 80 लोग आपस में लड़ रहे कि किसका है। तो अगेन जब म्यूटेशन होगा तो उसमें इस्टेब्लिश होगा कि उसका एक्चुअल ऑनर कौन है। तो कई जगह होता है कि कई ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जहाँ पे कि म्यूटेशन नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर होने में इशू होता है। जो मेजोरिटी ऑफ टाइप ऑफ लैंड होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी एससी का लैंड है, अनुसूचित जाति का कोई लैंड होल्डर है, तो उनको कोई धोखे से या प्रेशर से या लालच दे के उनका प्रॉपर्टी ना ट्रांसफर करवा ले एग्रीकल्चर जो प्लॉट में है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि विदाउट द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यू कैन नॉट परचेज दैट प्रॉपर्टी। लेकिन रियल में क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी लोग खरीद लेते हैं, बट बाद में उसको चूंकि वो परमिशन नहीं होता है तो प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं होता है। सोसाइटीज की बहुत सारी लैंड जो होती है कि वो
परचेज किए जाते हैं एससी के लैंड शेड्यूल कास्ट के, उनके जमीन को परचेज किए होते हैं और वो फर्दर अलॉट कर देते हैं। बट उसमें क्या होता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसका म्यूटेशन नहीं होता है, तो उससे भी आपको क्या है कि ध्यान देना होगा कि म्यूटेशन नहीं। जब भी आप किसी से परचेज करें तो उसका म्यूटेशन भी चेक करें कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसके नाम का म्यूटेशन है कि नहीं। अर्बन एरिया में है तो आपका जो म्यूटेशन होगा, जैसे लखनऊ सिटी है तो यहाँ पे आपका नगर निगम में होगा म्यूटेशन। आप एलडीए में भी करवा सकते हैं, बट नगर निगम में म्यूटेशन करवाना जरूरी है। उसका एक प्रोसेस होता है कि आप अपनी जो टाइटल जो आप रजिस्ट्री करवाओगे उस रजिस्ट्री की कॉपी लेके साथ में एक एप्लीकेशन देके, जो भी उसका अंडरटेकिंग है उसकी फी होती है 1% ऑफ जो भी आपका परचेज जितने पे आपने प्रॉपर्टी करे उसके वैल्यू का 1% आपसे जमा करवाएंगे। फिर क्या होगा कि वो आपके प्रॉपर्टी पे इंस्पेक्शन करेंगे, नोटिस लगाएंगे, न्यूज़पेपर में लगाएंगे। 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि कोई अगर उस पर डिस्प्यूट नहीं करेगा तो फिर वो आपका प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर कर देंगे। येलो कार्ड इशू होता है और उसके बाद आपके नाम पे हाउस टैक्स, फिर वाटर टैक्स और बाकी जो भी गवर्नमेंट के डिमांड आएंगे वो आपके उसी आपके नाम से आएंगे। जब म्यूटेशन हो जाएगा तभी आपकी प्रॉपर्टी आपके प्रॉपरली नाम हो गए। रजिस्ट्री प्लस म्यूटेशन प्लस पोजेशन, ये तीनों मिलकर आपका प्रॉपर्टी होता है। तो एक तो एससी लैंड में आपको दिक्कत आती है। दूसरी दिक्कत आती है आपको JD 168। गवर्नमेंट ने 1970s में जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड सीलिंग एक्ट लाया, जिसके तहत बहुत सारे लैंड जो मेजर एरिया में थे, क्योंकि मोस्टली जो स्मॉल किंग्स थे, जमींदार थे, उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होता था, लैंडलेस लोग कम होते थे, तो लैंड की सीलिंग लगाई कि इससे ऊपर का जो लैंड था वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था। तो लैंड को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि JD 168 के अंदर ये लैंड है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने नोशनली उसको एक्वायर कर लिया लेकिन एक्चुअल एक्वायर नहीं किया। तो ये लोग क्या करने लगे, कई जगह वो पर्ची काटते हैं, अभी भी कई जगह है कि वो बेनामा नहीं करेंगे, जाके वो एक पर्ची राजा साहब काट देंगे और हो गया आपके नाम पे। लेकिन दिक्कत क्या है कि बैंक उस रजिस्ट्री को नहीं मानता है, या उस जगह उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी देके किसी और को दे दिया कि तुम सेल करो, जबकि उस समय था कि न किसी को लीज पे दे सकते हैं, न किसी को ट्रांसफर कर सकते थे, न किसी को सेल कर सकते थे। तो उन्होंने कई पोर्शंस में बांट दी। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस पे किसी किस्म का ट्रांसफर या कोई भी लीज या किसी भी किस्म का सेल नहीं हो सकता। लेकिन लोगों ने ट्रांसफर किए। 2004 में वो एक्ट एबॉलिश कर दिया गया कि मतलब अब वो फ्रीडम था कि अब वो ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको जो भी मिलेगा ये JD 168 का लैंड, नाजुल का लैंड, एक्चुअल में वो गवर्नमेंट लैंड होती है, लेकिन लोग उसको सेल करते हैं क्योंकि वो ऑनरशिप तो उनकी ही थी, तो देख के या सारी संपत्ति उनकी, बोलते राजा साहब की संपत्ति है। लेकिन क्या है कि 2004 के बाद अगर रजिस्ट्री कर किए हैं तब तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन 2004 के पहले जो मोस्टली जो ट्रांजेक्शन हुए 2004 के पहले ही हुआ। तो 2004 में होने के बाद, वो एबॉलिश होने के बाद पीछे का टाइटल डीड वैलिड नहीं होगा, वो नल एंड वॉइड ही होगा, तो आपका फिर म्यूटेशन नहीं हो पाएगा। फिर ये बार बार दिक्कत आ रही थी, तो 2010 में स्टेट गवर्नमेंट ने फिर एक नोटिफिकेशन लाया जिसमें उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया कि जो प्रॉपर्टी है उसके प्राइस का 2% और 1000 विच एवर इज हाइयर आप जमा करा दो, या तो 1000 रुपया या प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू है उसका 2% अगर ड्यूटी के रूप में आपने 2010 में एक विंडो खुला था कि 6 महीने के अंदर जमा कर देंगे, तो जो पीछे जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो वैलिड होगा। तो अगर आपको JD 168 का लैंड मिलेगा, नाजुल का लैंड बोलते हैं, वो अगर आपको मिलता है और उसमें अगर 2004 के पहले किसी ने ट्रांसफर किया है 1980s और 1990s पावर अटॉर्नी के थ्रू या डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेल के थ्रू, तो आपको फिर चेक करना होगा कि क्या 2010 में उसने वो
अमाउंट जो था कि पीछे का बेनामा को वैलिडेट करने का, वो जमा किया था कि नहीं। अगर नहीं किया तो फिर आपका चेन ऑफ टाइटल डिफेक्टिव होगा। ट्रांसफ़र तो कर दिए, उसको एक्स ने वाई को कर दिया, लेकिन बाद में जो वाई ने अगर उसको इफेक्टिव नहीं करवाया 2010 में, 2004 के बाद अगर कुछ ट्रांसफ़र हुआ है, वही राजा साहब किए हैं, तब तो वो एबॉलिश होने के कारण वो वैलिडेट हो जाएगा। बट अगेन चेक द रूल इन डिटेल। लेकिन अगर उससे पहले हो गया है कोई ट्रांसफ़र, तो वैसी प्रॉपर्टी का 2010 में 6 महीने का विंडो दिया गया था, वो हुआ है कि नहीं। तो अगर वैसी प्रॉपर्टी पीछे से होकर अगर किसी ने म्यूटेशन करवा लिया 2010, 12, 14, देन यू आर सेफ। अगर जो प्रेजेंट ओनर है उसके नाम पे म्यूटेशन नहीं है और वो बहाना बनाया गया कि हमने करवाया नहीं, खर्चा लग जाता, तो वो सब चीज़ों में जाए। अगर उसका म्यूटेशन है उसके नाम का नगर निगम में या तहसील में, तहसील में चूंकि जब अर्बन एरिया मैप हो जाता है तो मोस्टली वो नगर निगम के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, तब तहसील में म्यूटेशन का काम एज सच नहीं होता है। अदरवाइज जहाँ पे तहसील एक्टिव है वहाँ पे तहसील में म्यूटेशन, अदरवाइज नगर निगम में म्यूटेशन होना मैंडेटरी है। इसको आप लोग पूरा ध्यान दीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि 2 टाइप्स ऑफ लैंड होते हैं। ऐसे तो पॉपुलर यूजेज में 3 टाइप से बोलते हैं, एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल और कमर्शियल। तो एग्रीकल्चर लैंड को आप रेसिडेंशियल पर्पज से या कमर्शियल पर्पज से यूज नहीं कर सकते, इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस होता है। तो वो भी आपको ध्यान देना है कि आप जिससे परचेज कर रहे हैं उसका कन्वर्जन हुआ है कि नहीं एग्रीकल्चर पर्पज से। बहुत सारे मिथ होते हैं कि इसका प्लॉट करके बेनामा कर दिया, कुछ बोलेंगे उसमें बेनामा में आवासीय लिख दिया, दूसरा आपको बोलेंगे कि इसमें सरकार ने नगर निगम के थ्रू नोटिफाई कर दिया कि इस एरिया में महानगर क्षेत्र, प्राधिकरण क्षेत्र या ये सब एरिया, तो वो डिक्लेरेशन से डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता अनलेस कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आया है कि हम इस पूरे एरिया को रेसिडेंशियल नॉन एग्रीकल्चर पर्पस में कन्वर्ट करते हैं। डिमार्केट अगर उस गाटा नंबर के अनुसार से कर दिया गया कि ये सारी गाटा नंबर को कन्वर्ट किया गया, अदरवाइज स्पेसिफिकली उसको करवाना पड़ता है। कई जगह कई छोटे शहरों में हुआ है कि एसडीएम ने नोटिफाई कर दिया कि नगर निगम के क्षेत्र में जितने आए वहाँ पे अलग से कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है, सारे को नोटिफाई कर दिया। अगर ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है तो हर एक लैंड, चाहे वो शहर एरिया में हो, शहर के बाहर हो, आउटस्कर्ट पे हो, उसका नॉन एग्रीकल्चर पर्पस में कन्वर्ट कराना मैंडेटरी है। उसको पहले तो आपका सेक्शन 143 में होता था, जो भी कन्वर्जन होता था सेक्शन 143 के अंदर लैंड का कन्वर्जन होता था। आप जब लीगल रिपोर्ट लेंगे तो उसमें आएगा कि इसमें पहला तो कि टाइटल चेंज निकलेगा, दूसरा म्यूटेशन का आएगा, शेयर होल्डिंग का आएगा, तीसरा जो आएगा कि इसका ये लैंड एग्रीकल्चर है या नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो चुका है। पहले सेक्शन 143 के अंदर होता था, अब सेक्शन 80 के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है। सेक्शन 143 और 80 में था कि सेक्शन 143 में स्पेसिफिक कोई भी एक आदमी जाके एक गाटा में जैसे 10 शेयर होल्डर है, कोई एक दो गए अपना चेंज करवा ले। लेकिन चूंकि एग्रीकल्चर लैंड में आपको क्या बोला, रेसिडेंशियल लैंड का बाउंड्री होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मेजरमेंट एवरीथिंग इज परफेक्ट, और उसका डिमार्केशन होता है। एग्रीकल्चर लैंड में ऐसा डिमार्केशन नहीं होता है, तो एक बड़ा सा लैंड पीस होता सकता है, कोई कहीं से ले सकता है। तो 143 होने के बाद डिमार्केशन इंपॉर्टेंट होता है। तो सेक्शन 1 जो 80 आया उसने बोल दिया पूरे घाटे का एक साथ होगा, तो ये कराना अब ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया और अकृषक को बोलते हैं, मतलब आप रेसिडेंशियल और कमर्शियल गवर्नमेंट डिसाइड करे, अदरवाइज नॉन एग्रीकल्चर डिक्लेयर करते हैं, तो वो होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि बैंक ऐसे प्रोजेक्ट पे लोन नहीं देगा। पहले तो था कि अगर नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्जन नहीं है और बैंक लोन दे देती थी, और जब वापस डिफॉल्ट होने पे रिकवरी करने जाती थी
तो बैंक उस पे सरफेसी एक्ट नहीं इन्फोर्स कर पाता था, क्योंकि वो लैंड एग्रीकल्चरल यूजेज में होता था। बट रिसेंटली 2016 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ कि अगर पर्पस ऑफ जो इसमें इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट हुआ था और पर्पस ऑफ लोन नॉन एग्रीकल्चर है, और अगर प्रूव कर देता है थ्रू खसरा नंबर पिक्चर कि वो लैंड का यूजेज नॉन एग्रीकल्चरल वे में हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया बैंक को। लेकिन अभी भी जो बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर कोई पीस ऑफ प्लॉट आप ले रहे हैं, हाउस ले रहे हैं, तो उसका एग्रीकल्चरल है या नॉन एग्रीकल्चर, वो भी चेक करना जरूरी है। अगर सेक्शन 143 में उस डाटा नंबर का दिया हुआ है या सेक्शन 80 में कन्वर्जन किया गया, वो ध्यान देना जरूरी है। अगर नहीं किया हुआ है तो ऑब्वियसली गेट इट डन, या इसमें जो भी दिक्कत है। अदरवाइज कई आजकल सुन रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, तो 143 के कारण भी आपका प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जा सकता है। उसके बाद जो आप जो मकान बनाते हैं अर्बन एरिया में, वो ऐसे नहीं बना सकते फ्री वे में। उसके सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, सर्टेन गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला जरूरत है कि अगर कोई एरिया डेवलप हो रहा है तो सिर्फ उसमें हाउस आफ्टर हाउस नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारी प्लान होती है करना, ग्रीनरी के लिए जगह छोड़ना है, सीवर कैसे निकलेगा, पानी कैसे निकलेगा, हर चीज के लिए तो उसका पहले सबसे पहले लेआउट पास करना होता है। तो जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होंगे, जैसे लिए है, डीडीए है, तो वहां पे सब चीज का स्पेस होगा। और प्राइवेट प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो बस प्लॉटिंग कर जाते हैं, और अगर जगह भी छोड़ा तो उसका कोई लेआउट नहीं पास करवाते। तो ये देखना जरूरत है सबसे पहले कि अगर कोई सोसाइटी आपको इंडिपेंडेंट पीस ऑफ लैंड ले रहे हैं तो उसका भी अब लेआउट पास हुआ है कि नहीं। लेआउट ना पास होने के कारण अभी बहुत सारे सोसाइटीज, बिल्डिंग्स, उसको डिमोलिश किया गया है। लेआउट पास होने के बाद जो बिल्डिंग आप बना रहे हो, जैसे अगर सोसाइटी बना रही है तो बिल्डिंग का लेआउट तो पास, बहुत सारे लेआउट पास करवा लेते हैं, लेकिन बिल्डिंग के मैप नहीं अप्रूव कराते, वो भी अप्रूव होना जरूरी है। आप इंडिपेंडेंट बना रहे हो तो वो भी घर होना जरूरी है। कुछ रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया था अगेन कि 100 स्क्वायर मीटर तक का जो अगर प्रॉपर्टी है या बिल्टअप एरिया है, जो कि इक्विवेलेंट टू 1076 फीट स्क्वायर फीट होता है, तो वहां तक के लिए मैप की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बट अगेन यू हैव टू मेंटेन द कि आपका जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, आप मैप अप्रूवल कराने की जरूरत नहीं, बट आपका जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जो अर्बन बिल्डिंग के बायलॉज है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस की, इतना फ्रंट छोड़ना है, इतना बैक साइड छोड़ना है, और ये उसको, उस नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। तो 100 तक मैप की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू फॉलो द बायलॉज। 100 to 300 तक अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए फीस सबमिट करना होगा। तो उसका एक प्रोसेस होता है कि जो भी उनके इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट होते हैं वो आपको मैप बनाएंगे और वो सर्टिफाई करेंगे कि ये एज पर जो अर्बन बॉडी के बायलॉज है, बिल्डिंग के बायलॉज, उसके अकॉर्डिंग ये कंस्ट्रक्शन होना है। और उसकी कॉपी आप जमा विथ सर्टेन अंडरटेकिंग्स, और जो भी आप बनाएंगे उसका भी फी डेवलपमेंट जैसे लखनऊ में लिए करेगी, उसके पास सबमिट करते हैं। एवरीथिंग अगर ओके रहा तो आपको वो एक मुहर देके 5 साल के लिए आपको टेम्पररी अप्रूवल दे देंगे। कोई डेविएशन ना हो, कुछ और डिस्प्यूट ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट फी सबमिशन 100 to 300 स्क्वायर मीटर के लिए फी सबमिशन मैंडेटरी है। 300 to 500 स्क्वायर मीटर के बिल्डिंग जो एरिया होगा उसके लिए है कि अप्रूवल के लिए आपको डालना है। अगर 1 महीने के अंदर बिल्डिंग अथॉरिटी को उस पर जो भी ऑब्जेक्शन रेज करना है या जो भी करना है, पेंडिंग नहीं रखना है। अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं रेज करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं,
तो उसको डीम्ड अप्रूवल मान के आप आगे यू कैन गो फॉर कंस्ट्रक्शन कि आपका सही है। 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आपको नहीं बनाना है। तो आपको लेआउट भी पास होना जरूरी है, बिल्डिंग का मैप भी जरूरत है। इसके साथ साथ हर एरिया का कुछ कुछ स्पेसिफिक और रेगुलेटरी एजेंसीज होती है। जैसे कोई अपार्टमेंट बन रहा है तो उसका रेरा से भी अप्रूवल जरूरी होता है किसी सोसाइटी में। कुछ ग्रीन सोसाइटीज होती है, कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होता है, तो वहाँ पे भी जरूरत होता है। जैसे गोरखपुर में ग्रीन जोन है, वहाँ पे वो मैप तो पास करते हैं बट उसके साथ एक सर्टिफिकेट देते हैं कि बैंक लोन के लिए मान्य नहीं, तो उस पे बैंक आपको लोन नहीं करेगी और बैंक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्टेन कंडीशन पे वहाँ हैबिटेशन अलाउ किया है और शायद इन फ्यूचर दे कैन बी रिलोकेटेड और आपका बैंक लोन फंस सकता है, तो बैंक उस पर फाइनेंस नहीं कर सकती है। तो जो रेगुलेटर है, रेरा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में है, अगर उसकी एडिशनल अथॉरिटी में आती है तो उसके भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम लेआउट प्लस मैप के अलावा। इसके साथ साथ बिल्डिंग का एक रूल होता है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले तो जैसे एसेट आप कोई लेगा तो उसको लाइबिलिटी भी ओन करना पड़ेगा। ये नहीं जो लाइबिलिटी रह जाएगा ऑनर के पास और प्रॉपर्टी आपके पास आएगी। तो जब भी आप लोन ले तो उसका देख लीजिए कोई उसका किसी भी किस्म का प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई रेवेन्यू ड्यूज तो नहीं है, उसका लेटेस्ट हाउसिंग बिल अगर बना बनाया घर है या प्लॉट है तो उसका अप टू डेट हाउस टैक्स या जो भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा है कि नहीं वो देख लीजिए। इसके अलावा देख लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, किसी किस्म का ड्यू है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना जरूरी है। अगर कुछ कैरी ओवर हो गया तो आपको वो पे करना, वो लाइबिलिटी आप पे शिफ्ट हो जाएगी और जो भी पेनल्टी है उसको आप ही को पे करना पड़ेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी। तो बी सेफ, अगर कुछ परचेज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड लाइबिलिटी। सिमिलर वे में आपको जो बताया कि अ पर्सन आपको दे दिया, बेच दिया, रजिस्ट्री कर दिया, दिखा दिया, आपने घर देखा, आपने जाकर रजिस्ट्री करा ली, आप रहने आ गए, कुछ दिन बाद आपको नोटिस आ गया कि इस बैंक का इस पे लोन चल रहा है या इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है या कोई मनी लेंडर आ गया, आपने वो एस्पेक्ट चेक ही नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए कि जो उससे बहुत डिफिकल्ट है मांगना, जो आपका सेलर है उसे, कि आप अपना सिविल दिखा दो, लेकिन जो भी आपको अगर आधार पेन मिल जाए तो कोशिश कीजिए कि उसका सिविल रिपोर्ट निकाल लीजिए कि उसके नाम पे कोई ऐसा लोन तो नहीं है जिसपे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो सकती है। अगर छोटे मोटे पर्सनल और कंज्यूमर लोन और क्रेडिट कार्ड है वो तो चल जाएगा, लेकिन अगर कोई बिग लोन है तो ऑब्वियसली जानिए कि उसमें प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो सकती है और हो सकता है वो प्रॉपर्टी हो। बैंकर से निकालते हैं, इसमें सरसई भी चेक कर लेना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी प्रॉपर्टी लोन देने से पहले सबसे पहला चेक करना चाहिए सिविल और सरसई। तो जिससे ये दो इंडिकेटिव है कि अपार्ट फ्रॉम लीगल रिपोर्ट में भी एडवोकेट भी बता देता है कि कहीं किसी बैंक का लोन चल रहा है या कुछ भी, कहीं सेल एग्रीमेंट हो रखा है, कुछ और हो रखा है, बट सरसई पे भी दिख जाता है। क्योंकि अगर बैंक अगर किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देती है तो जैसे सिविल में इंडिविजुअल के लोन का चलता है, सरसई में प्रॉपर्टी के लोन का दिखता है। तो आपको वो भी चेक करना है कि सरसई से आपका कोई क्लियर है कि नहीं। अगर कोई उस पर लोन दिखेगा और आपने तो चुका भी ना ले लिया तो वो भी आपके जिम्मेवारी में आ जाएगी। इसके बाद एक और चीज देखिए कि अगर आप 50 लाख से ऊपर का आप एग्रीमेंट किए हैं, मैंने आपका जो सेल वैल्यू होने वाला है प्रॉपर्टी का, जो परचेज वैल्यू है वो 50 लाख या उससे ऊपर है, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 80 लाख की आप रजिस्ट्री कर रहे हो, तो आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन आज के डेट में जब आपका टाइटल डीड लिखा जाएगा या बेनामा जो लिखवाते हैं तो उसमें 80 लाख का एक एक डिस्क्रिप्शन कि किस मोड से आप पेमेंट करेंगे वो देना होता है। अगर आप उधारी भी रख रहे हैं कि हम बाद में देंगे वो भी मेंशन करना होगा। तो वो तो नॉर्मल है
लेकिन इसमें क्या रूल है कि अगर 50 लाख से प्लस जा रहा है तो आपको 1% का टीडीएस भी काटना होगा, आपको खुद एज अ बायर आपको काटना होगा। तो आपको क्या करना है कि उनको देना है 79.20 लाख ही, और 0.80 लाख आप टीडीएस काटोगे, और परचेजर और सेलर के नाम पे आपका कटेगा, आपके पैन से उनका पैन भी इन्वॉल्व होगा, और उसमें आप ये डालोगे 80,000 प्रॉपर्टी का परचेज कॉस्ट डालोगे, फिर फॉर्म 16B जो उससे निकलेगा वो आप सेलर को दोगे कि अगर उनको जरूरत पड़ा तो उसको रिफंड ले सकते हैं। तो 1% टीडीएस देना मैंडेटरी है, चाहे वो टैक्स पेएबल है या नहीं है। अगर 50 लाख से ऊपर का, 50 लाख या एबव का है, तो उसमें 1% टीडीएस भी देना याद रखिए। जनरली लोग रजिस्ट्री करवाते समय ये ध्यान नहीं देते हैं, पूरा पैसा देते हैं, बाद में इनकम टैक्स की नोटिस आ जाती है, आप तो पूरा पैसा दे चुके हैं, लेकिन टीडीएस का पैसा आपको देना पड़ सकता है, या फर्दर कोई पेनल्टी आप पे इनकम टैक्स अथॉरिटी लगा सकते हैं। तो 1% टीडीएस भी डिडक्ट करना मत भूलिए। आप अपना टोटल अमाउंट जितने पे आपका होना है उसमें से 1% माइनस करके गवर्नमेंट के टैक्स में डालिए, उनको 16B दीजिए, और बाकी अमाउंट उनको ट्रांसफर, और इसका भी मेंशन टाइटल डीड में होगा कि 1% टीडीएस के रूप में आपने यहाँ जमा किया है। उसके बाद आपको बताया था कि सोसाइटी जो लैंड फॉर्म होती है, ऑब्वियसली मोस्टली ये लैंड एक्वायर करने में कई बार रूल्स को बाईपास कर जाते हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट लैंड था, नाजुल की लैंड थी जिसमें जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट के, तो आपको म्यूटेशन होने में दिक्कत होगा वहाँ, फिर लेआउट पास नहीं होता है, बिल्डिंग प्लान नहीं पास करवाते हैं, रेरा से अप्रूवल नहीं लेते हैं, और मैप अप्रूवल नहीं होता है, तो उसको देखने की जरूरत है। JD 168 का मैंने पहले ही बता दिया। कुछ जगह का स्पेसिफिक रूल होता है, जैसे गोरखपुर का मैंने दिया था कि ग्रीन जोन है तो उसमें स्पेसिफिक मैप अप्रूवल करेंगे, बट उसमें लिख देंगे बैंक लोन के लिए मान नहीं, तो बैंक उस पर फाइनेंस नहीं करेगी। उसके बाद एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है कि याद रखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट की सेफ्टी के लिए लैमिनेट करवा लेते हैं प्रॉपर्टी। तो जो भी टाइटल डीड करवाइए उसको लैमिनेट नहीं करवाना है। आपने लैमिनेट करा दिया तो बैंक उस पर भी फाइनेंस नहीं करेगी। या पीछे भी का भी कोई टाइटल डीड है, लैमिनेटेड है, तो उसको नहीं, आपको उसको फिर केयरफुली देखना है। जनरली बैंक अगर पीछे टाइटल डीड में उसको मिल गया कि ये लैमिनेटेड है, हो रखा है, तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि आजकल कलर फोटोग्राफ होता है और कलर फोटोकॉपी होती है। तो कलर फोटोकॉपी को उसने लैमिनेट करा दिया, आपको ओरिजिनल टाइटल डीड नहीं दिया, फिर बैंक को या आपको दिक्कत हो सकती है, ओरिजिनल टाइटल डीड का कहीं और मिसयूज हो सकता है। तो लास्ट यही था छोटा सा पॉइंट कि आप जो भी टाइटल डीड कराए उसको लैमिनेट नहीं करवाइए। पॉलीथीन आजकल चढ़वा लेते हैं जहाँ पे कि आपका जो पेपर होता है इंटैक्ट होता है, उसको आप आराम से निकाल सकते हैं, फिर जाकर उसको अच्छे से प्लास्टिक कवर में डालिए, लेकिन लैमिनेट नहीं करवाइए, ये जरूरी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टिप्स था कि आप जब प्रॉपर्टी परचेज करें तो देख ले कि उसका टाइटल क्लियर है, उसकी बाउंड्री क्लियर है, शेयर होल्डर्स के का कोई इशू नहीं है, उसके बाद कोई माइनर्स इंटरेस्ट नहीं है, उसका पब्लिक बे है, टाइटल डीड जो भी पुराना हो या नया करवाए उसको लेमिनेशन ना हो, फिर लैंड एग्रीकल्चर से रेसिडेंशियल में कन्वर्ट हो रखा हुआ, लेआउट मैप अप्रूवल या जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनका अप्रूवल प्राप्त है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि उस पर कोई रेगुलेटरीज या किसी टाइप से टैक्स या कोई भी ड्यूज नहीं है, वो जमा है। 1% टीडीएस आपने जमा कर दिया, फिर हैप्पीली आप प्रॉपर्टी ओन कीजिए। और अगर आपकी रिपेइंग कैपेसिटी होगी तो बैंक भी, अगर ये सब चीज़ देख के आपने प्रॉपर्टी लिया है तो बैंक भी आपको फाइनेंस कर देगी, अगर आपकी रिपेइंग कैपेसिटी है, आपका सिविल ठीक है, आपके पास रिपेमेंट करने के रिसोर्सेज हैं तो। थैंक यू वेरी मच।